गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर रहे थे पोषण के बारे में, आज हम उसी कड़ी में देखेंगे कि जंतुओं में पोषण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सामान्यतः देखा जाए तो जंतुओं में पोषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो निम्नलिखित 5 चरणों में पूरी होती है। हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज कंप्लीटेड बाय इन 5 स्टेप्स, जिसमें पहला है अंतर्ग्रहण है जिसे इंजेक्शन कहते हैं, दूसरा पाचन है डाइजेशन, तीसरा अवशोषण एब्जॉर्प्शन, चौथा स्वांगीकरण एसिमिलेशन और पांचवा बहिक्षेपण या मल विसर्जन। टोटल 5 स्टेप में पूरी पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जिसमें पहला अंतर्ग्रहण है। तो अंतर्ग्रहण है क्या, शब्द से ही देख लीजिए। भोजन को ग्रहण करने को ही हम अंतर्ग्रहण कह सकते हैं, अर्थात भोजन को हाथ से उठाया मुंह में अंदर प्रवेश कराया, यही हमारा क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण कहलाएगा। जिसमें हम अगर विभिन्न जंतुओं को देखें तो सरलतम जीव अमीबा का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें कुटपादों के द्वारा होता है सुडोपोडिया। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इस तरह के स्टेप में मान लीजिए क्या है, अमीबा आपका है, ये उभार देख रहे हैं आप, यही कुटपाद या सुडोपोडिया कहलाता है। ये ओकेजनल है, अर्थात जब भोजन को इंगल्फ करना होता है, अंदर ले जाना पड़ता है। मान लीजिए फूड पार्टिकल्स है तो ये अपने आकार को यहाँ से यहाँ कैप्चर के बड़ा करके और फूड पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, अंदर खींच ले जाएंगे। वहीं अन्य जंतुओं में देखा जाए तो भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें अंग भोजन करने में सहायक होते हैं, जिससे हाइड्रा को ले लीजिए, हाइड्रा में स्पर्शक टेंटिकल्स ये हैं। फूड पार्टिकल्स आया, इसी टेंटिकल्स के सहयोग से क्या किया, कैप्चर करके और कहाँ कर लिया, अंदर कर लिया। वहीं कशेरुक जंतुओं में देखिए तो दांत जीभ की सहायता से मुंह में प्रवेश कराया जाता है। मनुष्यों में हाथ की सहायता से भोजन को क्या कराया जाता है, अंदर इंगल्फ प्रवेश कराया जाता है, जिसमें दांत और जीभ का उपयोग करके भोजन को आसानी से चबाया और निगला जाता है। पाचन है क्या, तो जो अंतर्ग्रहण में आपने देखा था भोजन ग्रहण किया गया था, तो ग्रहण किए गए ठोस या तरल अघुलनशील जटिल पदार्थों को सरल घुलनशील इकाई या जटिल पदार्थों में क्या कर देना, चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। वैसे देखा जाए तो एक कोशिकीय जंतु या जो भी सिंपल वे में होते हैं उनमें ज़्यादातर इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। डाइजेशन के भी 2 प्रकार हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं के बाहर। वैसे भी उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु आते हैं उनमें पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो बाह्य कोशिकीय ही होता है, एक्स्ट्रासेलुलर ही होता है। पाचन की ज़रूरतें क्यों पड़ती है, क्यों पाचन की आवश्यकता पड़ी, तो क्योंकि जब पाचन हो जाता है तो पाचन के फलस्वरूप जो भोज्य पदार्थ है कोशिकाएं उसका आसानी से उपयोग कर लेती हैं। तीसरा स्टेप हम देखते हैं अवशोषण की। अवशोषण में होता क्या है कि जो छोटी आंत हमारी होती है, छोटी आंत विलाई जो अंगुली की तरह स्ट्रक्चर होती है, तो छोटी आंत का जो पिछला हिस्सा होता है वो अवशोषण का कार्य करता है। विलाई जिसको हम माइक्रोविलाई सूक्ष्म रसांकुर भी कहते हैं। इसमें देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ये अंगुली जैसी ये इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसमें इसमें पाचक एंजाइम पूरा भरा रहता है जो ये प्रक्रिया करता है, और पूरा तरह से इसमें रक्त और कोशिकाओं का पूरा एक जाल बिछा रहता है, फैला रहता है। ये पचे हुए भोज्य पदार्थ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब जब अवशोषण हो जाता है, मान लीजिए 3 हम मुख्य तत्वों की बात करें। प्रोटीन का अंतिम डाइजेस्टिव रूप क्या होता है, अमीनो एसिड। वहीं कार्बोहाइड्रेट के लिए कह दे तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, ग्लूकोज। फैट का कर दे तो फैट का क्या होगा, वसी अम्ल ग्लिसरॉल। तो ये जो इनके अंतिम डाइजेस्टिव रूप हैं उनका स्वांगीकरण में क्या होता है कि जब ब्लड में घुल जाती हैं तो कोशिकाएं इनका यूटिलाइज करने लगती है ऊर्जा के रूप में।
अर्थात यूँ कहें कि जितने भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल थे, जब रक्त में घुल के कोशिकाएं उनका उपयोग करने लगे तो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। इसका 5वां स्टेप था बहिक्षेपण या मल विसर्जन। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, बहिक्षेपण अर्थात अपचित भोज्य पदार्थ जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। अपचित भोजन मल विसर्जन के रूप में, हालांकि अधिकांशतः जल क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत का इतना रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, बाकी डाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा रोल बड़ी आंत का नहीं होता है। आगे के क्लासेज में हम देखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, या यूँ कहें कि मुख से लेकर गुदा तक कैसे पूरी पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, किस किस एंजाइम की सहायता से ये प्रक्रिया संपादित होती है। आज के क्लास में इतना ही। बाकी कहीं आपको दिक्कत हो इस वीडियो में, उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई समस्या बन रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका तुरंत निदान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके।